हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आर्गुमेंटेड फंक्शन के बारे में। सी लैंग्वेज के अंदर आर्गुमेंटेड फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। अगर हम आर्गुमेंटेड फंक्शन की बात करें तो आर्गुमेंटेड फंक्शन आर दोज फंक्शंस दैट कंटेन्स आर्गुमेंट्स और पैरामीटर विद इन द पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये हो गया कि आर्गुमेंटेड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पैरेंथेसिस के अंदर किसी न किसी प्रकार के आर्गुमेंट या पैरामीटर को कंटेन करते हैं। इसीलिए इस टाइप के फंक्शन को आर्गुमेंटेड फंक्शन या पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड फंक्शन कैसे बनाते हैं हम इसको भी देखेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा हम कुछ और एग्जाम्पल भी देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आर्गुमेंटेड फंक्शन पे आधारित। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको एक चीज़ बताया है कि चाहे डिफ़ॉल्ट फंक्शन हो चाहे आर्गुमेंटेड फंक्शन हो, हमको फंक्शन के संदर्भ में तीन चीज़ें बनानी आनी चाहिए। एक तो प्रोटोटाइप, एक तो फंक्शन को कॉल कैसे करना है, और दूसरा फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, पूरा फंक्शन इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फंक्शन के प्रोटोटाइप की। कैसे हम आर्गुमेंटेड फंक्शन की बात करें तो आर्गुमेंटेड फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, यहाँ पे D1 का मतलब यहाँ पे डेटा टाइप 1 से है। ठीक है, D1 ARG1, D2 ARG2, D3 ARG3 डॉट 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 सेमीकोलन। ठीक है, हम इसको हम हटा देते हैं। जब भी किसी आर्गुमेंटेड फंक्शन का प्रोटोटाइप हमको लिखना होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नाम, और यहाँ पे D1 का मतलब है डेटा टाइप 1। आर्गुमेंट ARG1 का मतलब हो गया आर्गुमेंट 1, D2 का मतलब हो गया डेटा टाइप 2, आर्गुमेंट 2, फिर कॉमा करके बीच में कॉमा है, फिर D3 का मतलब डेटा टाइप 3, आर्गुमेंट 3। ऐसे ऐसे हम ढेर सारे आर्गुमेंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आर्गुमेंटेड फंक्शन, और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो आर्गुमेंटेड फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होगा, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे। और चूंकि फंक्शन की कोई बॉडी नहीं होती है, इसलिए हम कर्ली ब्रेस यहाँ पे ओपन और क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आर्गुमेंटेड फंक्शन को अगर हम आर्गुमेंटेड फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो उस केस में होगा क्या, यहाँ पे जो आपने आर्गुमेंट का नाम दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने फंक्शन के प्रोटोटाइप में आर्गुमेंट को भी मेंशन किया है तो उस केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस समय हमको उन्हीं आर्गुमेंट्स को लिखना होगा, उन्हीं आर्गुमेंट्स को राइट करेंगे जो कि हम फंक्शन के प्रोटोटाइप में लिखे होंगे। इस पॉइंट को फिर से समझ लीजिए कि आर्गुमेंटेड फंक्शन के प्रोटोटाइप में यदि हमने आर्गुमेंट को मेंशन किया है तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमको उन्हीं आर्गुमेंट्स को मेंशन करना होगा जिन आर्गुमेंट्स का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर हमने लिख दिया x, y और z आर्गुमेंट की जगह पे, डेटा टाइप की जगह पे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इन सब में से किसी एक का यूज किया जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आर्गुमेंट के तौर पे हमने यहाँ पे x का यूज किया है तो जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे भी जो पहला आर्गुमेंट होगा वो x ही होगा, दूसरा आर्गुमेंट y होगा, तीसरा आर्गुमेंट z होगा। ऐसे ही जो जो आर्गुमेंट हम स्पेसिफाई करेंगे वो आर्गुमेंट हमको फंक्शन डेफिनेशन में हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मेथड ये है आर्गुमेंटेड फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखने का। दूसरा भी एक मेथड होता है ROR,
सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक दूसरा तरीका भी होता है रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, और यहाँ D1 कामा D2 कामा D3 कामा डॉट 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 सेमीकोलन। हम या तो फंक्शन का प्रोटोटाइप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने आर्गुमेंट का नाम मेंशन कर दिया तो हमको वही आर्गुमेंट फंक्शन डेफिनेशन में भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इस केस में देखिए, हमने इस फंक्शन के प्रोटोटाइप में हमने आर्गुमेंट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, बस हमने डेटा टाइप को मेंशन किया हुआ है। अब कितने डेटा टाइप लिखेंगे वो डिपेंड करेगा कितने आर्गुमेंट्स हम लोग फंक्शन के पैरेंट्स के अंदर डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने आर्गुमेंट होंगे उतने ही डेटा टाइप हम यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है, अभी ये चीज़ उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब एक एग्जाम्पल आपको कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। तो यहाँ D1 D2 D3 ये क्या है, डेटा टाइप्स है। अब यहाँ पे ये इस तरीके से अगर हम फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखते हैं तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो हमको आर्गुमेंट्स के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम आर्गुमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम मेंशन नहीं किया है, तो जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उस समय हम आर्गुमेंट का नाम कुछ भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली हमारे द्वारा ये जो दूसरा वाला सिंटेक्स है, इसी सिंटेक्स का यूज किया जाएगा। हम भी इसी सिंटेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री होते हैं, कोई भी आर्गुमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, बस आर्गुमेंट का टाइप वही होगा जो हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप में मेंशन किया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो उस फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखा जाएगा उसको देखें। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप की जगह क्या लिखते हैं, वाइड। वाइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न ना करे। फंक्शन का नाम हमने दे दिया एडिशन, फंक्शन का नाम हमने दे दिया एडिशन। अब D1 D2 की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट कॉमा इंट, हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे। देखिए, इंट कॉमा इंट का मतलब ये हो गया कि हम दो वैल्यू पास कर दो आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे, दोनों का टाइप क्या होगा, इंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन का प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन का प्रोटोटाइप। और फंक्शन के प्रोटोटाइप में जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बॉडी नहीं होती है, और वो फंक्शन हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है। ठीक है, ये तो हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप। अब हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ फंक्शन डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंटेड फंक्शन। ठीक है, आर्गुमेंटेड फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप ध्यान रहे, रिटर्न टाइप वही होगा जो फंक्शन के प्रोटोटाइप में होगा। जो रिटर्न टाइप यहाँ पे देंगे वही सेम रिटर्न टाइप हम यहाँ पे देंगे। फंक्शन का नाम भी वही होगा जो हमने फंक्शन के प्रोटोटाइप में दिया होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे D1 यहाँ कंपलसरी है, ARG1 D2 ARG2 D3 ARG3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। चूँकि हम फंक्शन डेफिनेशन में क्या होता है कि हम कभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते, और इसकी बॉडी होती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम फंक्शन को आर्गुमेंटेड फंक्शन का जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उस केस में हम बॉडी नहीं सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं करते, और इसकी बॉडी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए कर्ली ब्रेस ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस कोड को लिखेंगे जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद हम बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या था आपका, ये सिंटेक्स था किसका, फंक्शन डेफिनेशन का। ये एग्जाम्पल था किसका, फंक्शन प्रोटोटाइप का। ये दोनों सिंटेक्स था किसका, फंक्शन प्रोटोटाइप का। ठीक है, तो एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो हमेशा इसे ध्यान में रखना चाहिए कि फंक्शन का टाइप क्या था, किसमें, फंक्शन के प्रोटोटाइप में। तो यहाँ पे क्या है, वाइड, तो ये सेम वाइड लिखेंगे। क्योंकि हम एडिशन नाम का जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है, जिसका प्रोटोटाइप हमने बनाया हुआ है,
जो नाम यहाँ पे होगा वही सेम नेम हम यहाँ पे भी देंगे, एडिशन। अब यहाँ पे कितने आर्गुमेंट बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमने दो डेटा टाइप मेंशन किया हुआ है, यानी हमको यहाँ पे कितने आर्गुमेंट लेने पड़ेंगे, 2 आर्गुमेंट। तो हमने ले लिया एक आर्गुमेंट ए नाम का और एक आर्गुमेंट ले लिया बी नाम का। अब इसकी बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे। ए बी की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। इस तरीके से आर्गुमेंटेड फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आर्गुमेंटेड फंक्शन पे आधारित एग्जांपल कि किस तरीके से आर्गुमेंटेड फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। अब बात करेंगे फंक्शन को कॉल करने की। तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल के केस में हमको फंक्शन का नाम देना पड़ता है। फंक्शन का नाम कैसे देंगे, वही नाम देंगे जो फंक्शन के डेफिनेशन में हमने यूज किया गया है। अब चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने आर्गुमेंट डिफाइन किया हुआ है, किस लिए, ताकि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ से जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहाँ से हम वैल्यू भेजेंगे। ठीक है, तो वहाँ से जो भी वैल्यू भेजी जाएंगी वो वैल्यू पास हो जाती है कहाँ पे, इन आर्गुमेंट्स में। अब देखिए यहाँ से हम कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, हम यहाँ से 2 वैल्यू को पास कर रहे हैं। पहली वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 20 है। तो ये 10 चला जाएगा किसमें, 10 चला जाएगा आपका ए के अंदर, और ये 20 चला जाएगा आपका बी के अंदर। मतलब पहली वाली वैल्यू पहले आर्गुमेंट में, दूसरी वाली वैल्यू दूसरे आर्गुमेंट में। दोनों वैल्यू किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, इसलिए यहाँ पे जो दोनों आर्गुमेंट होंगे उनका टाइप क्या होगा, इंट होगा। आपको 2 बातें ध्यान देनी है, किस टाइप की वैल्यू पास हो रही है, तो जैसी वैल्यू पास होंगी वैसा ही आर्गुमेंट का टाइप होना चाहिए। दूसरी बात ये, कितनी वैल्यू पास हो रही है, तो 2 वैल्यू पास हो रही है, तो कितने आर्गुमेंट चाहिए हमको, 2 आर्गुमेंट चाहिए। तो जितनी वैल्यू पास करेंगे उतने ही आर्गुमेंट को हमको फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब इस प्रोग्राम को, ये जो हमने फंक्शन को का प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, फंक्शन को कॉल किया हुआ है, फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, इसको हम एक प्रोग्राम के अंदर करके आपको दिखाते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हम कैसे इसको राइट करेंगे। ठीक है, ये तो तरीका ये था कि हम फंक्शन को बनाएंगे कैसे, जैसे आर्गुमेंटेड फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे, आर्गुमेंटेड फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, और आर्गुमेंटेड फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है एडिशन फंक्शन के ऊपर, एडिशन पे आधारित हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, उसको देखते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहां 2 नंबर को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेडर फाइल, studio.h, conio.h। अब फंक्शन को डिफाइन, फंक्शन का प्रोटोटाइप सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, वाइड क्या है, वो है यहाँ पे वाइड, यहाँ पे रिटर्न टाइप है। रिटर्न वाइड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम फंक्शन के थ्रू वैल्यू को रिटर्न, फंक्शन हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, एडिशन। और यहाँ पे हम चूँकि 2 वैल्यू हम पास करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंट लगा के क्या लगा दिया, 2 बार डेटा टाइप का नाम मेंशन कर दिया। सॉरी, इसकी कोई बॉडी नहीं होती। अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको यहीं पे फेस करना पड़ता है कि हम कितनी बार डेटा टाइप का नाम लिखेंगे और कौन कौन से डेटा टाइप होंगे, कितने डेटा टाइप लिखेंगे और कौन उनका टाइप क्या होगा। यही चीज़ें शुरुआत में जो स्टूडेंट्स बिगनर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको परेशान करता है। तो इस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए हमने 2 आर्गुमेंट डिफाइन किया है। क्यों, क्योंकि हमको 2 वैल्यू पास करनी है। दोनों का टाइप इंट क्यों रखा है, क्योंकि हम 2 इंटीजर नंबर को पास करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, हम इस केस में नंबर कहाँ एंटर करेंगे, नंबर वहाँ पे एंटर करते हैं जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। क्योंकि हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको वैल्यू को भी भेजना पड़ेगा। तो जब वैल्यू भेजेंगे तो वैल्यू हमको चाहिए, वैल्यू लेंगे कैसे, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं।
दोनों का टाइप क्या है, इंट। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को इंटर करेंगे, सबसे पहले इंटर करेंगे, उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटर एनी टू नंबर, इंटर एनी टू नंबर, स्कैनफ मॉड डी और एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। सबसे पहले मैसेज प्रिंट करेगा इंटर एनी टू नंबर, फिर स्कैनअप एग्जीक्यूट करेगा तो हमसे 2 नंबर मांगेगा। एक नंबर हमने ले लिया 10 लिख के जैसे इंटर करेंगे चला जाएगा ए में, दूसरा नंबर हम देंगे कितना 20, कुछ भी आप दे सकते हो, 20 चला जाएगा बी में। अब हम क्या करेंगे, इस एडिशन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो एडिशन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू पास करेंगे, ए और बी। क्योंकि ए और बी की वैल्यू को हमने रन टाइम में लिया है यहाँ पे, इसलिए आर्गुमेंट का नाम मेंशन करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने रन टाइम पे वैल्यू लिया है इसलिए हम यहाँ पे आर्गुमेंट का नाम मेंशन करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन कॉल, जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे। और जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कॉपी हो जाएगी, कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को जब डिफाइन करने जाएंगे, फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया, फंक्शन का कॉल हो गया, अब फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त हमेशा इस बात का आपको ध्यान देना है कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा है। तो फंक्शन के प्रोटोटाइप में क्या है, वाइड। तो वाइड यहाँ पे भी होगा, जो फंक्शन का नाम होगा वही सेम नेम हम यहाँ पे भी करेंगे। और इंट एक्स, इंट और वाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि ए की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, एक्स में, और बी की वैल्यू वाई में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो ए की वैल्यू कितनी थी 10 चला जाएगा एक्स में, बी की वैल्यू कितनी थी 20 चली जाएगी वाई में। यानी एक्स के अंदर क्या मिला 10 और वाई के अंदर क्या मिलेगा 20। अब हम जेड नाम का वेरिएबल लेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू को ऐड करके वहाँ पे हम स्टोर कर देंगे। प्रिंट ऑफ सम इज इक्वल टू मॉड डी स्लैश एन जेड की वैल्यू, ठीक है। तो देखें एक्स के अंदर कितना आया था 10 और वाई के अंदर कितना आया था 20। 10 और 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, चला जाएगा जेड में। अब ये प्रिंट ऑफ क्या करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, यानी क्या प्रिंट करेगा 30, ठीक है। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंटेड फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिस्टम पे राइट करके रन करा के चेक कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट, अगर आप वैल्यू 10 और 20 देंगे तो इस तरीके से रिजल्ट 30 आएगा, ठीक है। हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि अभी तक तो हमने दोनों इंट लिया ना, क्या हम अलग अलग डेटा टाइप भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे जो आर्गुमेंट का टाइप्स होगा, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट का टाइप होगा वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो अगर सेम होगा तो ऐसा नहीं कि हम एक ही बार लिख देंगे हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं करना है। सेम हो या डिफरेंट हो, आपको उतने ही आर्गुमेंट लिखने, उतने ही डेटा टाइप लिखने पड़ेंगे जितनी वैल्यू हम लोग पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से कितनी वैल्यू पास हो रही थी, 2 वैल्यू, तो हमको 2 आर्गुमेंट चाहिए। अगर यहाँ से 3 वैल्यू पास करते तो यहाँ पे हम 3 आर्गुमेंट लिखते। अगर यहाँ से 4 वैल्यूज पास होती तो यहाँ पे 4 आर्गुमेंट डिफाइन करने पड़ते। इसके साथ साथ हमको नंबर ऑफ आर्गुमेंट तो ध्यान देने ही देने हैं, कितनी वैल्यू पास हो रही है। इसके साथ साथ हमको उसका टाइप भी ध्यान देना है। जैसे देखिए, ए किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो एक्स को हमने किस टाइप से डिक्लेयर किया है, इंट टाइप से। बी का टाइप क्या है, इंट है, इसलिए हमने वाई को भी डिक्लेयर किया किस टाइप से, इंट टाइप से। जैसी वैल्यू पास होगी वैसा ही डेटा टाइप हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात। अब एक चीज और है कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सर हम यहाँ एक्स और वाई के बजाय हम ए को डिफाइन कर सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे ए और बी कर देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ए को हम डिफाइन कर रहे हैं किसकी सहायता से, इंट की सहायता से। बी को हम डिफाइन कर रहे हैं किसकी सहायता से, इंट की हेल्प से, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमने वेरिएबल को एक बार डिफाइन ऑलरेडी कर दिया है मेन के अंदर, आप देखें मेन के अंदर हमने ए और बी को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो ए और बी को फिर से क्या हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं या करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। रीजन ये है कि ए और बी यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे देखिए, ए और बी को हमने किसके अंदर डिक्लेयर किया है, मेन के अंदर डिक्लेयर किया है। और एडिशन के अंदर भी देखिए, ए और बी को हमने डिक्लेयर किया है किसके अंदर, इस एडिशन फंक्शन के अंदर। तो ये ए और बी
लोकल वेरिएबल होगा किस फंक्शन के लिए, एडिशन फंक्शन के लिए, और यहाँ पे ए और बी लोकल वेरिएबल होगा किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए। तो चाहे आप यहाँ पे डिफाइन करते हो या पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हो, वो लोकल वेरिएबल ही कहलाएंगे। अब लोकल वेरिएबल के साथ कुछ लोकल वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे लोकल वेरिएबल को आप जिस बॉडी के अंदर आपने डिफाइन किया है, यानी जिस फंक्शन के अंदर आप डिफाइन किया है, आप उसका यूज सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर कर सकते हो, उस फंक्शन के बाहर आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए और बी को हमने फिर से यूज किया है, तो हमको ए और बी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब ए बी को यहाँ डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी करना पड़ेगा। और उसके बाद ए की वैल्यू ए में कॉपी हो जाएगी, बी की वैल्यू बी में कॉपी हो जाएगी, दोनों की वैल्यू ऐड होगी, रिजल्ट चला जाएगा जेड में और जेड की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी आर्गुमेंट ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक चीज़ और आपको बताएंगे, एक डेटा टाइप अलग करके, मतलब एक डेटा टाइप इंट रहेगा, दूसरा डेटा टाइप डबल। मतलब ये है कि जैसे हम अभी तक 10, 20 को ऐड कर रहे थे, अब इस बार हम चाहते हैं 10, 15.3 को ऐड करें। दो वैल्यू, पहली वैल्यू इंट टाइप की होगी, दूसरी वाली वैल्यू डबल टाइप की। मतलब हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस बार दोनों नंबर सेम नहीं होंगे, दोनों नंबर अलग अलग होंगे। जिसमें से पहले को मैंने मान लिया कि इंटीजर टाइप का होगा, दूसरे वाले को मैंने मान लिया कि वो डबल टाइप का होगा। तो जब भी इस प्रकार की वैल्यू को जोड़ना होगा तो आपको आर्गुमेंट को भी अलग अलग टाइप से डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे पहली वाली वैल्यू किस टाइप से होगी, इंट टाइप से, तो इसको हमने इंट टाइप से डिक्लेयर कर दिया ए को। दूसरा वाला वेरिएबल किस टाइप का होगा, डबल टाइप से। क्यों, क्योंकि हम बी की वैल्यू डबल टाइप लेने वाले हैं। और यहाँ स्कैनर में भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रिंटर में कोई चेंज नहीं करना है। पहली वाली वैल्यू इंट टाइप की है तो मॉड डी ही रखेंगे, दूसरी वाली वैल्यू डबल टाइप की है इसलिए हमने क्या कर दिया, मॉड एल एफ। यहाँ पे आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए और बी ही रहेगा। अब पहली वाली वैल्यू किस टाइप की आएगी, इंट टाइप की, तो हम यहाँ पे इंट ही रखेंगे। दूसरी वाली वैल्यू चूंकि डबल टाइप की है इसलिए हम यहाँ पे डेटा टाइप में क्या मेंशन करेंगे, डबल बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब फंक्शन डेफिनेशन में जब पहला इंट हो गया दूसरा डबल हो गया तो यहाँ पे भी हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी फंक्शन प्रोटोटाइप में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। पहला इंट होगा दूसरा क्या होगा, डबल। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले डबल को कर दें फिर इंट को। ये जिस सीक्वेंस में लिखे गए होंगे फंक्शन डेफिनेशन में, जिस सीक्वेंस में आर्गुमेंट को रखा गया होगा वैसा ही सीक्वेंस हमारा फंक्शन के प्रोटोटाइप में होगा। समझ, ये दोनों मैच करना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक इंटीजर और डबल को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी हमको किस में मिलेगा, डबल में। तो जिस वेरिएबल के अंदर हम रिजल्ट को स्टोर करने वाले हैं उसको भी डिक्लेयर करेंगे किस टाइप से, डबल टाइप से। अब यहाँ पे जब रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट कराएंगे, मॉड एल एफ करना पड़ेगा, क्योंकि डबल टाइप का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कितना आएगा, 15 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25.3 इस तरीके से रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम एक प्रोग्राम और बताएंगे इसी में, इसको भी आप सिस्टम पर राइट करके रन करा के देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट ऐसे ही मिलेगा अगर आप इस तरीके की वैल्यू को एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रोग्राम आपको बताने वाले हैं। एक प्रोग्राम हम इस वीडियो में बताएंगे जहां पे हमको एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है, किसके थ्रू, आर्गुमेंटेड फंक्शन के थ्रू। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम to input a number to print the table of the given number using argumented function। आर्गुमेंटेड फंक्शन का यूज करते हमको क्या करना है, एक नंबर इंटर करना है और उसका टेबल प्रिंट करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h हैज इंक्लूड conio.h। क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो चूंकि हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, हम वैल्यू रिटर्न नहीं कराना चाहते। अच्छा, टेबल के केस में आप वैल्यू रिटर्न करा भी नहीं सकते हो क्योंकि एक वैल्यू नहीं है। रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हो, हम सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कराते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न नहीं करा सकते। यदि आप एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, जिसको अभी हमने नहीं पढ़ाया है। जब हम पॉइंटर के ऊपर वीडियो
पॉइंटर के ऊपर वीडियो बना देंगे तो फिर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को फंक्शन के थ्रू हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या फंक्शन हमारा वैल्यू मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंटर जब पढ़ा जाएगा तो फिर उसके बारे में बताएंगे। तो चूंकि यहाँ पे कई सारी वैल्यू आएंगी तो इसलिए हम लोग यहाँ प्रिंट टाइप नहीं देंगे। फंक्शन का नाम दे देते हैं। फंक्शन का नाम क्या दे दिया हमने, प्रिंट टेबल। अब देखिए, अब कितने हमको और कितने डेटा टाइप यहाँ लिखेंगे, तो ये चीज़ जानने के लिए आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू एंटर कीजिए। तो जितनी वैल्यू हम एंटर करेंगे उतने ही डेटा टाइप यहाँ पे हमको लिखने पड़ेंगे। तो अब पता चल गया कि एक वैल्यू एंटर कर रहे हैं, एक नंबर, तो यहाँ पे एक ही डेटा टाइप चाहिए। अब उसका टाइप क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा आप किस प्रकार की वैल्यू इनपुट करने वाले हो। तो चूंकि हम इंटीजर नंबर का टेबल प्रिंट कराएंगे, इसलिए यहाँ पे हमको सिर्फ एक बार क्या लिखना पड़ेगा, इंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, वाइड मेन लिखेंगे। अब वो नंबर एंटर करेंगे, एक नंबर हमको एंटर करना है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम का, n नाम का, जिसका टाइप क्या है, इंट। चूंकि हम इंटीजर नंबर का टेबल प्रिंट कराने वाले हैं, अब क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, इंटर ए नंबर सेमीकोलन स्कैन ऑफ mod d एड्रेस ऑफ n। ठीक है, अब क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट टेबल। और यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पास करेंगे। वाइड प्रिंट। अब फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करते वक्त ये चीज़ ध्यान देना होता है कि जो रिटर्न टाइप यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे होगा, जो फंक्शन का नाम यहाँ पे है वही सेम नेम हम यहाँ पे भी देंगे। तो प्रिंट टेबल, और यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट बना दिया इंट x नाम का। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक i वेरिएबल लेंगे, एक t नाम का वेरिएबल लेंगे। अब चूंकि टेबल प्रिंट करना है, इसलिए हम एक लूप चलाएंगे, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 10 तक का। क्यों, क्योंकि हमको दिए गए नंबर में 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लिकेशन करना है। तो t इज इक्वल टू क्या करेंगे, x इंटू आई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ लगा कर t की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, mod d स्लैश और t की वैल्यू। फिर लूप की बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर प्रिंट टेबल जो फंक्शन है इसकी बॉडी को क्लोज करेंगे। तो होगा क्या, n की वैल्यू अगर हमने ले लिया 7, तो होगा क्या, 7 यहाँ से कॉपी हो जाएगा किसमें, x में। अब ये लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। तो i की वैल्यू 1 होगी तो कंडीशन होगी ट्रू। तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 चला जाएगा t में। प्रिंटअप क्या करेगा, प्रिंट करेगा 7। फिर जाएगा i की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 2 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू होगी तो क्या होगा, 7 इंटू 2 यानी x की वैल्यू 7, i की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14, चला जाएगा t में, तो प्रिंट करेगा कितना 14। फिर i की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3 लेस आर इक्वल टू 10 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, चला जाएगा t में, प्रिंट करेगा 21। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा 7 का टेबल प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन होगी फॉल्स, पूरी बॉडी से बाहर हो जाएगा। फिर से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ पे, वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था, गेट ch पे आएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आर्गुमेंटेड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमको दिया हो तो इस तरीके से हम आर्गुमेंटेड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए, जो फंक्शन का जो मेन एडवांटेज है, फंक्शन का एडवांटेज क्या है कि हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम को या छोटे से छोटे प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख लो, क्वेश्चन क्या था, एक नंबर इनपुट करना था, उसका टेबल प्रिंट करना था, तो ये टास्क था। इसको देखिए हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये मेन का है, दूसरा पार्ट किसका है, प्रिंट टेबल का है। पहले पार्ट में हमने क्या किया है, नंबर इनपुट किया है, और वहाँ से हमने पहले पार्ट में नंबर इनपुट किया, दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए उसको हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।